दोस्तों, करियर विदास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि घटना चक्र की आय दृष्टि से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बुक मिल गई होगी। और दोस्तों, आज हम लोगों ने एक वीडियो आय दृष्टि पर बनाया था। इसमें दोस्तों इस बुक को अगर आप लोग कर लेंगे तो मान के चलिए कि अगर 40 क्वेश्चन करंट से आते हैं तो उसमें से दोस्तों 30+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त दोस्तों घटनासार का इनिशिएटिव कंप्लीट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको पूरा देख डालिए। ठीक है, एक मास्टर वीडियो भी हो, केवल एक मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पक्का हो जाएगा। और 40 प्रश्न दोस्तों आप लोगों को जो जीएस के आते हैं करंट के, उसमें से 30 क्वेश्चन दोस्तों इस आय दृष्टि वाली बुक से मिलेंगे, जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए, और इससे दोस्तों 100+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जो लोग नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुक्रमणिका या इंडेक्स में। देखिए क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य है, विधिक परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य है, और तो उसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल है, संक्षिप्तियां हैं और खेल परिदृश्य है। ठीक है दोस्तों, तो इतने परिदृश्य हैं, और कोशिश करेंगे दोस्तों हम लोग इसको 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट कर लें। और दोस्तों टारगेट मैं रख के चल रहा हूँ 7 से 10 दिन के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना दोस्तों आप लोग विश्वास करके चलिए कि ये बुक अगर आपने ईमानदारी से कर ली तो आपका करंट का क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो 30+ क्वेश्चन ये आपको देके जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आज राष्ट्रीय परिदृश्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यह क्या है, अटल इनोवेशन मिशन की भारत सरकार की एक अग्रणी पहल थी, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना था। ठीक है दोस्तों, 2016 में आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसी के तहत दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए ये क्या है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एग्जाम देखिए पूछा क्या जा सकता है इसमें। इसमें दोस्तों 5 मंत्रालयों की भागीदारी है, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, और टोटल ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपका न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 आपका 7 क्षेत्रों में विभक्त है। ठीक है, पहला आपका ई मोबिलिटी है, दूसरा सड़क परिवहन है, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग है, उसके बाद दोस्तों आपका स्वच्छता प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा यंत्र और उपकरण है, और अपशिष्ट प्रबंधन है, तथा आखिरी में कृषि है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 क्षेत्र याद रखिएगा। इसमें से ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपको सातों पता रहेगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार जो किया गया है 8 अप्रैल 2022 को किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किए गए लक्ष्य क्या थे जो प्राप्त करने थे, 10,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करना, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, 101 और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, और उसके बाद दोस्तों अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जा रही है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है, स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करने के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें आप लोग को कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, इसमें आपको सभी चीज कंप्लीट करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के 4 पॉइंट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रायसीना संवाद जो भारत में आयोजित किया जाता है, भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। ठीक है, यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसके 7वें संस्करण का क्या किया गया, ये क्या था, 7वां संस्करण था। क्लियर हो गई बात दोस्तों, 7वां संस्करण था जिसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके पहले के जो 6 हुए थे वो कब कब हुए थे, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में। ठीक है, रायसीना संवाद 2022 था। ठीक है, ये 7वां संस्करण था।
और इसका आयोजन दोस्तों वैयक्तिक रूप में इन पर्सन उपस्थिति में हुआ था, क्योंकि 2021 वाला दोस्तों आभासी प्रारूप में हुआ था क्योंकि कोविड-19 के चलते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें मुख्य हुई हैं। इसमें दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, केंद्रीय विषय क्या था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरा नावा, ठीक है, इम्पैशंट, इम्पेशेंट और इम्पेरिल्ड, ये आपका इसका थीम है। ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेवेन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। ये भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेवेन। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, स्पष्ट होगी बात। इसके बाद दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको केवल बता रहा हूं जो आपको देखना है। इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रमों साइड इवेंट्स का आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में किया गया था। रायसीना संवाद सिंगापुर के शंग्रीला संवाद से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, बस इतना आप लोग अगर देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा के बारे में। दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों देखिए 24 अप्रैल 2022 जो 24 अप्रैल की तिथि है, यह पंचायती राज दिवस है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज दिवस की तिथि है। तो इस तिथि को दोस्तों क्या किया जाता है, इस तिथि को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं। बनिहाल क्या है, बनिहाल आपका काजीगुंडा सड़क सुरंग है दोस्तों। इसमें क्या किया गया, बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया गया। ये 8.45 किलोमीटर लंबी है। यह बनिहाल और काजीगुंड के बीच में 16 किलोमीटर दूरी को कम कर देगी और समय आपका 1.5 घंटे कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद आ जाइए आपका रतले जल विद्युत परियोजना। ये जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है। 850 मेगावाट की है और चिनाब नदी पर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वार जल विद्युत परियोजना, ये पूछा जा सकता है दोस्तों कितने मेगावाट की है और किस नदी पर बनाई गई, कहां पर। ठीक है, तो ये दोनों परियोजनाएं दोस्तों आपकी चिनाब नदी पर हैं और आपकी किश्तवाड़ जिले में। ठीक है दोस्तों, किश्तवाड़ जिला याद रख लीजिए और चिनाब नदी, इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी क्या किया गया है, इसमें शिलान्यास किया गया है 3 पैकेजों का। ठीक है, इसकी लंबाई 669 किलोमीटर है। ठीक है, इसके माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करेगा, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों और वैष्णो देवी माँ के मंदिर को आपस में जोड़ेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, इसके बाद दोस्तों अमृत सरोवर की बात कर लेते हैं। अमृत सरोवर दोस्तों क्या करेगा, प्रधानमंत्री ने जल निकायों के कायाकल्प को सुनिश्चित करने के लिए अमृत सरोवर नामक एक पहल का शुभारंभ किया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है, 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये बाकी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे देख लीजिए अमृत सरोवर में भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है और यूपी पीसीएस का ही आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव की पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद आ जाइए पल्ली देश का पहला प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत कौन है, तो ये आपकी पल्ली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यही लिखा है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन तटस्थ मतलब कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा और इसका मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इस संयंत्र द्वारा इस पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और देश को कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है?
2070 तक। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है घटनासार की सीरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, प्रदेश का हरित हाइड्रोजन संयंत्र। दोस्तों प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, 20 अप्रैल को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का क्या किया, शुरुआत किया है। बस इतना ही दोस्तों ध्यान रखिए। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? आसाम में। कितने मेगावाट का है, कितने परसेंट कार्बन उत्सर्जन करेगा? ये 99.9% क्या है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन को देगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवल मैं उतना बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से देखना है। हरित हाइड्रोजन हवा और सौर ऊर्जा जैसे अच्छे ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा यह जलने पर CO2 का उत्सर्जन नहीं करती है। ठीक है, यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्यावरण में हरित हाइड्रोजन क्या है। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण में देख लेते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ और सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये डेट। मैंने स्कीम्स का एक वीडियो बनाया है दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसको पूरा देख डालिए। आपका एक भी प्रश्न स्कीम का गलत नहीं होगा। जो 5 से 10 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं आते हैं स्कीम बेस्ड क्वेश्चन जो करंट के आते हैं, वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैं आपको पहले बता दूं, केवल वही देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया गया है, कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों सूरत, गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर और यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? उसके बाद देखिए बॉक्स बनाया है इसने। अब देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों, सामाजिक पहलू में कौन आपका क्या है, कौन सा आपका विजेता है? शहर है तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमकुरु, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं नवाचार पुरस्कार में आपका इंदौर जो है वो टॉप पे है, और सिटी पुरस्कार ओवरऑल विजेता में आपका इंदौर और सूरत है। ठीक है, और राज्य पुरस्कार में दोस्तों कौन है? यूपी है, फिर MP है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, केंद्र शासित पुरस्कार में चंडीगढ़ है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार दोस्तों ये आपका अहमदाबाद टॉप पे है, फिर वाराणसी, फिर रांची। इतना दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इस बार इससे आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सांबा जो है वो 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, 2018 को सितंबर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था, जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। ये सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रति परिवार, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आपका UPPCF 2022 आपका इससे प्रश्न नहीं बनाता। ठीक है, जो कि 2020 भी पूछ चुका है। क्या पूछा है? प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, नगद रहित है, कागज रहित है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें परिवार के आकार, आयु और लिंग की कोई बाध्यता नहीं है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना से वंचित एवं व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर क्या किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है कि कौन लोग इसके योग्य हैं आयुष्मान भारत योजना के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दोस्तों कौन से हैं। एक ही है दोस्तों, सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको देखना है और कुछ भी आपको देखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले जो हैं वो बनाए गए हैं। अब टोटल जिले जो कितने हो गए दोस्तों? 26 हो गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 13 नए कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन याद करने की नीड नहीं है,
बस इतना ध्यान रखिए कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। बाकी एक बार इसको देख लीजिएगा दोस्तों, 13 जिलों को। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है। इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, 19 मार्च 2022 को क्या किया, नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली पहली विधानसभा बन गई। इसमें क्या किया जाएगा, कागज रहित है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे ई बुक या टैबलेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रत्येक टेबल पर, तभी कागज रहित हो पाएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों और बन सकता है, ये विधानसभा जो नागालैंड की है उसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा 60। याद कर लीजिएगा, इस बार आ सकता है एग्जाम में, 100% आएगा ये मान के चलिए। ठीक है, इन्होंने देखिए बोर्ड भी किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कैसी परियोजना है, डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है, राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है, स्कॉच समूह जारी करता है, ये एक थिंक टैंक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब दोस्तों क्या किया जा रहा है, इसमें देखिए आपको बस टॉप 5 देख लीजिए, क्योंकि आजकल देखिए टॉप 1 देख के काम नहीं चल रहा है। टॉप 5 इंडेक्स में दोस्तों आपको टॉप 5 देखना पड़ेगा राज्य में, भारत के राज्यों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्या है, शुरू का 1 या 2 देखने से प्रश्न हो नहीं पा रहा है। क्योंकि देखिए 2021 वाला भी जिन लोगों ने प्री दिया होगा उनको पता होगा कि टॉप 5 पे 2 क्वेश्चन पूछा था। शीर्ष 5 रैंक वाले राज्य दोस्तों केवल वही देखते हैं जो हमको याद करना है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आपके टॉप 5 हैं। क्लियर हो गई बात? और आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तेलंगाना, यूपी और एमपी, असम, हिमाचल प्रदेश परफॉर्मर राज्य हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ये ध्यान रखिए बस। तो यूपी दोस्तों किस स्थान पर है, 7th पर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और टॉप 5 जरूर ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपसे पूछा ही जाएगा, ये 100% मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के 6ठे भाग में। अब 168 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो कि विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है, क्योंकि सब राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए विधानसभा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी कुछ राज्यों में मौजूद है। इसके साथ ही संविधान की में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 रखी गई है। देखिए मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और निम्नतम कितने हो सकते हैं, 60। तो दोस्तों देखिए विधानसभा में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो यूपी में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो भी मैक्सिमम नहीं है, 500 तक हो सकते हैं। यूपी में कितनी सदस्य संख्या है बताइए, 403 है। ठीक है, और निम्नतम कितनी संख्या हो सकती है किसी राज्य में विधानसभा में, 60। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम है दोस्तों, सिक्किम में कितने हैं, 32 हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने पूरा पॉलिटी के अंदर रिलेट कर दिया है पूरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूछ सकता है, सिक्किम अपवाद है, मिजोरम अपवाद है 40 के साथ, और गोवा 40 के साथ अपवाद है। ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे इस बार बनेगा, मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ आपसे। अब देखिए 10 मार्च 2022 को ईसी द्वारा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्य कौन कौन से थे, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पंजाब में दोस्तों देखिए केवल 2 चीज ध्यान रखना है, कौन सीएम आपका बना और विधानसभा में सीटें कितनी हैं, बस इतना देख लीजिए, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतना अगर आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पंजाब में देख लेते हैं, कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 117। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भगवंत मान जो है इसके क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने, आम आदमी पार्टी के हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इसका आप लोग ध्यान रख लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि कितनी सीटें मिली, लेकिन जनरली आना नहीं चाहिए। ठीक है, गोवा में दोस्तों देख लेते हैं कितनी सीटें हैं विधानसभा में, 40 सीटें हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया।
और 20 सीटें कौन जीता है? 20 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है और प्रमोद सावंत गोवा के दूसरे मुख्यमंत्री दूसरे टर्म के बने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने बताया था 20 सीटें हैं। उत्तराखंड में दोस्तों सीटें कितनी है बताइए, आप लोग सभी लोग बताइए टोटल कितनी सीटें उत्तराखंड में हैं। देखिए चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में कार्यकाल की समाप्ति होनी थी 23 मार्च 2022 को। विधानसभा चुनाव हुए 14 फरवरी 2022 को एक चरण में संपन्न हो गए थे। निर्वाचन क्षेत्र कुल टोटल इसमें 70 है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 100% केवल विधानसभा तो याद कर लीजिएगा जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है कितनी सीटें हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी आपके दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को सर्वाधिक 47 सीटें मिली हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं दोस्तों? 60 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, चुनाव में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार बनी है। टोटल 32 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं सीएम कौन बने हैं? एन वीरेंद्र सिंह। क्लियर हो गई बात दोस्तों, बीजेपी 32 सीटें जीतने में सफल रही है। अब दोस्तों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना आता है यूपी। अब यूपी में दोस्तों देखिए चुनाव हुए थे। यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं बताइए आप सभी लोग? 403 सीटें हैं। 404 नहीं, एक आंग्ल भारतीय समुदाय का था, उसको हटा ही दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। तो 403 सीटें दोस्तों यूपी में हैं। फिर से मैं मिटा के लिख रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन ना पड़िएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कितनी सीटें हैं तो 403 आपको बताना है यहाँ के विधानसभा में। ठीक है, कौन सी विधानसभा थी? 18वीं विधानसभा थी। ठीक है, चुनाव कब से कब तक हुए? 10 फरवरी से 7 मार्च तक। 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 14 मई को निर्धारित थी। कुल सीटें दोस्तों कितनी हैं? 403, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, SC ST की सीटें कितनी हैं? तो SC की सीटें दोस्तों मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 84 सीटें हैं। ठीक है, और ST की जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी हैं? वो 2 सीटें हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। यूपी के लिए डेफिनेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिली दोस्तों? 403 में से 255 सीटें बीजेपी ने अकेले हासिल की हैं। ठीक है, अब साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने सर्वाधिक मतांतर से विजय दर्ज की है। ये आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से की गई जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों देखिए सबसे कम उम्र के जो चुने गए दोस्तों, रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा के, और सैदपुर और आपका जो है सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष 18वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ, अब इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों उसी को देख रहे हैं। अब शपथ ग्रहण कहाँ हुआ था दोस्तों? 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी जी ने शपथ ली थी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे ध्यान रखिए बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बाकी गठबंधन के साथ बीजेपी ने आराम से बहुमत को अचीव कर लिया है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना भारत सरकार ने की है। क्या करेगी? अब मुद्रीकरण, जैसे क्या किसी संपत्ति का मुद्रीकरण अगर सरकार करती है तो अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है इसका कि निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति को क्या कर रही है? राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। मतलब उस संपत्ति, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट को अगर अदानी को दिया गया है तो निश्चित अवधि के लिए दिया गया है और उस अवधि तक वो क्या करेगा? राजस्व की वसूली करेगा और अपना हिस्सा रखेगा और जो सरकार को देना होगा वो सरकार को भी देगा। बस कुल मिला के बस यही है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर दी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाकी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देख लेते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। अब 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा क्या है? दिसंबर, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, दिसंबर 2014। ठीक है, ये याद रखिएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों क्या किया गया? उसको 8 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष आपका 2014 में और सघन मिशन इंद्रधनुष आपका 2017 में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया 2.0 को।
ठीक है। फिर 3.0 का स्टार्ट किया गया 2021 से मार्च 2021 तक, ठीक है, एक महीने में। इसके बाद दोस्तों आपका जब स्टार्ट किया गया 4.0, देश के जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं दोस्तों सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुभारंभ कब किया गया? फरवरी 2022। ये सुमेलित करने के लिए दोस्तों जब क्वेश्चन आता है तो उसमें डेट आती है स्कीम की, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है कब स्टार्ट किया गया, 7 फरवरी 2022 में। फिर से देखिए, मैं मिटा के अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। 7 फरवरी 2022 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 416 जिले में लागू किया जाएगा इसको। ठीक है, प्रथम दौर में 11 जिले और द्वितीय और तृतीय दौर में 12 राज्यों के शासित प्रदेश इसमें शामिल है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करना, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी रफ्तार को तेजी लाना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गोवर्धन संयंत्र इंदौर में लगाया गया है। गोबर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर ऊर्जा का उत्पन्न करना है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन करना है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। स्मरणीय तथ्य आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, ये ध्यान रखिएगा, इंदौर में। क्लियर हो गई बात दोस्तों? यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को क्या किया गया है? पीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले कचरे को जैविक रूप से उपचारित करेगा। ठीक है, प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा, इसकी ऐसी उम्मीद है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, मतलब जमीन में क्या किया जाएगा? फिल नहीं किया जाएगा, ये शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, कोई पर्यावरणीय आपका दुष्प्रभाव नहीं होगा, उल्टा केवल लाभ होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये आपका रहा, इसका क्या हो गया? गोवर्धन संयंत्र इंदौर में जो स्थापित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। अब जब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है दोस्तों, तो वित्तीय सहयोग जो है वो केंद्र सरकार करती है। तो वित्तीय सहयोग जो है सरकार कर रही है, कितने परसेंट का कर रही है दोस्तों? तो 60% वित्तीय सहयोग दोस्तों केंद्र सरकार करेगी। केवल इतना ही आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आपके लिए पर्याप्त है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, अब दोस्तों ये स्माइल परियोजना देख लेते हैं। स्माइल परियोजना क्या किया गया? 12 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल उतना देखिएगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो आपको उद्देश्य कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, स्मरणीय तथ्य केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा। मैंने स्कीम का वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक प्लेलिस्ट में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें 2 उप योजनाएं शामिल है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 से लेकर 25-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, इतना अगर आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। किसके लिए है? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। ठीक है, स्माइल का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, 12 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। अब पेज नंबर हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब द